नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है देवानंद पेंगोरिया और आपके सामने आज जो स्क्रीन पर पेपर है वो यूपीएससी 2024 का पेपर है। मैं इस पेपर को डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। उसका कारण यह है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यूपी पीसीएस अपने एग्ज़ाम में कैसे यूपीएससी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चन रिपीट करता है। तो अगर आप यूपीएससी 2024 का पेपर अच्छे से करके जाएंगे तो आपको 3 या 4 क्वेश्चन डायरेक्टली मिल जाएंगे। तो मैं इसके 3 पार्ट करा चुका हूँ जिसमें मैंने 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। आज आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज से। तो देखिए 51वां जो क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है ना 52 इम्पॉर्टेंट है। केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और मैं यहाँ आंसर नहीं बताऊँगा आपको, केवल आपको ये बताऊँगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, जैसे 53 क्वेश्चन क्या कहता है कि डिजिटल रुपी के बारे में है। तो हम आरबीआई ने करेंसी अपनी डिजिटल करेंसी निकाली है, उसका नाम क्या है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सीबीडीसी। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिजिटल रुपी बोलते हैं। जैसे नॉर्मल रुपीज़ होते हैं, हम 100 का नोट, 200 का नोट, 300, 100 का, 200 का, 500 का नोट यूज़ करते हैं। तो उसी तरीके से इसका डिजिटल फॉर्म है ये। ठीक है, अब ये कौन निकालता है? तो आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई निकालता है। ठीक है, भूलना नहीं है। अगर यहाँ पर ऑप्शन में दे दे कि फाइनेंस सेक्रेटरी निकालता है, नहीं, आरबीआई निकालता है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक पॉइंट लिखा हुआ है कि लायबिलिटी वर्ड लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको एक इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट समझना होगा। देखिए कोई बैंक में रन कैसे करती है, उसमें हम लोग डिपॉजिट करते हैं और बैंक जब उस डिपॉजिट पैसे को कहीं लोन देती है और उसके बीच में जो मार्जिन होता है उससे बैंक रन करती है। मतलब मार्जिन मतलब बैंक को जो प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो बैंक में जब हम जमा करते हैं तो वो बैंक की क्या है? लायबिलिटी है। लायबिलिटी मतलब जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि बैंक को वो वापस देना है, जिसने जमा किया है उसको बैंक को वापस देना है। तो बैंक की वो लायबिलिटी है। और बैंक के लिए फिर असेट क्या होती है? बैंक ये जो दूसरे लोगों को लोन देती है वो बैंक की असेट होती है। ठीक है, तो ये लायबिलिटी और असेट का कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा क्योंकि इससे रिलेटेड एक बार यूपीएससी के 2021 या 22 में क्वेश्चन आया था कि इसमें से बैंक की कौन सी लायबिलिटी नहीं है। तो आपको पता क्या लग गया कि लायबिलिटी क्या होती है? बैंक में हम जो जमा करते हैं वो बैंक के लिए लायबिलिटी है। लायबिलिटी क्यों है? क्योंकि वो जिम्मेदारी है और बैंक को वापस करना है। और असेट क्या होता है बैंकों के लिए? बैंक जो दूसरों को लोन देते हैं वो बैंक के लिए असेट होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर। आगे चलते हैं। देखिए थर्ड स्टेटमेंट गलत है, बट हमारे काम का नहीं है, हमारे एग्जाम में नहीं आएगा। फोर्थ स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है कि जो डिजिटल रुपी है ये फुली कन्वर्टेबल होगा। फुली कन्वर्टेबल का मतलब हम डिजिटल फॉर्म में गवर्नमेंट आरबीआई के पास जाएंगे और उससे कह देंगे कि इसे कैश में कन्वर्ट कर दो। तो हाँ, बहुत इजीली आरबीआई बिना कोई रुकावट किए हुए आपके डिजिटल करेंसी को आपके हार्ड कैश के फॉर्म में दे देगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो हमने इसमें 3 चीज़ें जानी। डिजिटल रुपी की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आरबीआई इशू करती है। ये नेशनल करेंसी है, जैसे और करेंसीज होती हैं 100 के नोट, 200 के नोट की तरह। और ये डिजिटल करेंसी लायबिलिटी है, न कि असेट है। असेट क्या होती हैं? लोन होती हैं और ये फ्रीली कन्वर्टेबल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। देखिए यहाँ ये पूछा गया इस क्वेश्चन में, लॉर्ड बुद्धा को या गौतम बुद्धा को किस किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए न्यायपुत्र लिखा हुआ है, शाक्य मुनि लिखा हुआ है, तथागत लिखा हुआ है। तो न्यायपुत्र महावीर जी को जाना जाता था। महावीर जी को न्यायपुत्र के नाम से जाना जाता था। याद रखना, डायरेक्टली पूछ लेगा कि न्यायपुत्र के नाम से किसको जाना जाता था। महावीर जी का नाम लिखा होगा, गौतम बुद्धा का नाम लिखा होगा, मक्काली घोषला, मतलब कुछ भी नाम लिख देंगे तो आपको अगर पता होगा तो आप क्लियर कर लोगे। ठीक है, ऐसे ही शाक्य मुनि और तथागत ये गौतम बुद्ध के नाम थे। ठीक है, भूलना नहीं है, शाक्य मुनि और तथागत किसके नाम थे? गौतम बुद्ध के। ठीक है, तो एसटीबी या बीटीएस करके कुछ भी याद कर लेना, वैसे आपको याद ही होगा ये। और देखो आपको एक चीज़ बता दूं, ये एनसीईआरटी से डायरेक्टली यूपीएससी में क्वेश्चन आया था और एनसीईआरटी से हमारे पेपर में भी क्वेश्चन आते हैं, तो हमें ये याद रखना है। ठीक है, तो न्यायपुत्र महावीर, शाक्य मुनि, तथागत, गौतम बुद्ध। आगे चलते हैं। अब देखिए आपको ये चीज़ें पढ़नी है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, जो चारों बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो चारों पढ़नी है आपको, और 2 जैन काउंसिल हुई थी वो दोनों पढ़नी है आपको, भूलना नहीं है। ठीक है, अच्छे से पढ़ के जाना क्योंकि इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल थी जिसमें बुद्धिज्म में डिवीजन हो गया था हीनयान और महायान के बीच में? क्या हीनयान और महायान के बीच में डिवीजन हो गया था? कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल में? ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, आप कमेंट आजकल नहीं करते हैं, कमेंट किया करें, जिससे आपको खुद से रिवाइज हो जाएगा और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको लगेगा हाँ मेरा ठीक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
55 क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है कि आर्कोलॉजिकल साइट के बारे में बात की गई है, फिर स्टेट लिखा है, फिर डिस्क्रिप्शंस लिखा है। तो सबसे पहले हमें कौन सी आर्कोलॉजिकल साइट कौन से स्टेट में है हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए चंद्रकेतुगढ़, ये यूपीएससी में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है कि चंद्रकेतुगढ़ कहाँ से एसोसिएटेड है, तो वेस्ट बंगाल से एसोसिएटेड है। कहाँ से? वेस्ट बंगाल से। तो भूलना नहीं है। कैसे याद रखोगे? चंद्रमा कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। या ममता दीदी के फेस पे चंद्रमा का आकार बना हुआ है, ऐसे करके याद रख लीजिए। ममता दीदी को मैं वेस्ट बंगाल की सीएम है, ठीक है। तो चंद्रकेतुगढ़ वेस्ट बंगाल। अब आ गए इनाम गांव। इनाम गांव बहुत इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र की साइट है, ठीक है। और जहाँ तक मुझे याद है ये भीमा रिवर के पास लोकेटेड है। भीमा रिवर, ये भी याद रखना, भीमा रिवर, ठीक है। आगे चलते हैं। मनगाडू। मनगाडू कहाँ पे है? केरल में है। कि मनगाडू आर्कोलॉजिकल साइट केरल में है। अगली आर्कोलॉजिकल साइट के बारे में बात की है सालीहुंडम। सालीहुंडम कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में है, बट यहाँ गलत लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। तो सालीहुंडन कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। अब देखिए सालीहुंडन के बारे में 2-3 चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी हैं। देखिए ये बुद्धिस्ट साइट है, ठीक है। और वामसाधरा रिवर, देखिए उड़ीसा और आंध्रा के बीच में एक डिस्प्यूटेड रिवर है, आंध्र प्रदेश के बीच में वामसाधरा रिवर, तो वहीं पे ये साइट है सालीहुंडन, और बुद्धिस्ट साइट है। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ याद रखिए, जहाँ बुद्धिस्ट साइट होती है वहाँ पे अधिकतर स्तूपा बने होते हैं, चैत्या बने होते हैं और विहारा बने होते हैं। तो देखिए चैत्या और विहारा एक बार पूछा गया यूपीएससी में, हमारे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। अब देखिए मैं यहाँ पे आपसे जो जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ आप उनको नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि ये किसी न किसी एग्जाम में डायरेक्ट यूपीएससी और यूपीपीसीएस के एग्जाम में तो अधिकतर आए हुए हैं, ठीक है। तो मैं जो जो बातें आपको बता रहा हूँ आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, आपको एग्जाम में दिख सकती हैं। तो देखिए चैत्या क्या होता है बुद्धिज्म में? चैत्या और विहारा सबसे पहले किससे एसोसिएटेड टर्म है? बुद्धिज्म से एसोसिएटेड टर्म है। चैत्या क्या होता है? जहाँ पे मतलब बुद्धिस्ट लोग पूजा करते हैं, एक तरीके जैसे हिंदुइज्म में पूजा होती है ऐसे बुद्धिज्म में भी पूजा होती है। तो चैत्या ऐसी जगह होती है जहाँ पे पूजा की जाती है, जहाँ पे स्तूपा को इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। विहारा जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क रहते हैं, फ्री टाइम में जब जिन गुफाओं में रहते हैं उनको हम विहारा बोलते हैं। और चैत्या जहाँ पे बुद्धिस्ट लोग पूजा करते हैं जिस जगह पर, उसको हम क्या बोलते हैं? चैत्या बोलते हैं। भूलना नहीं है, यही डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ था, चैत्या क्या है और विहारा क्या है, ठीक है। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, चंद्रकेतुगढ़ वेस्ट बंगाल में है, इनाम गाँव महाराष्ट्र में है, मनगाडू केरल में है, और सालीहुंडम कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। बुद्धिस्ट साइट है, वामसाधरा रिवर के किनारे पर है। बट देखिए इसमें 1 और 4 गलत है, क्योंकि ये उड़ीसा लिखा हुआ है जबकि वेस्ट बंगाल होना चाहिए। सालीहुंडन में रॉक कट केव साइन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 56 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन से किंग ने पुर्तगालियों से ये कहा था कि आप भटकल पे अपना फोर्ट बना लो, भटकल पे अपना किला बना लो। तो सबने एक नाम सुना होगा, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने ये कहा था पुर्तगालियों से कि आप भटकल पे अपना किला बना लो। तो 1510 में उन्होंने अपना किला बनाया था, 1510 के आसपास, ठीक है। अब भटकल कहाँ पे है ये पूछा जा सकता है, तो भटकल कहाँ है? कर्नाटक में है। कहाँ पे? कर्नाटक में। अब देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कृष्णदेव राय ने भटकल में किसको किला बनाने के लिए कह दिया था, किसको परमिशन दे दी थी? तो ऑप्शन में दे देगा अंग्रेज, इंग्लिश नाम लिख देगा, ठीक है, पुर्तगालीज लिख देगा और फ्रेंच लिख देगा। तो आपको पता होना चाहिए किसको? पुर्तगालियों को, ठीक है, ये नहीं भूलना, पुर्तगालियों को दिया था, ठीक है। अब कृष्णदेव राय कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? तो विजयनगर डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, सबको पता है, ठीक है। विजयनगर का टाइम पीरियड आप कमेंट करके बताएंगे कि विजयनगर डायनेस्टी का टाइम पीरियड कब से कब तक है। अब देखिए ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। विजयनगर डायनेस्टी में 4 डायनेस्टी आई थी, ठीक है। सबसे पहली डायनेस्टी थी संगमा डायनेस्टी, उसके बाद सुलवा डायनेस्टी, उसके बाद तुलवा डायनेस्टी, फिर अरावेदू। तो देखिए नाम ही नहीं, आपको याद भी करने हैं कि SSTU, ये सीक्वेंस कई बार पूछा जाता है कि विजयनगर डायनेस्टी का सीक्वेंस लिख दीजिए, और यूपीपीसीएस की तो आदत है वो सीक्वेंस से कम 15-20 क्वेश्चन पूछता है। तो आपको याद रखना है संगमा, सुलवा, तुलवा, अरावेदू, 3-4 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब संगमा डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? हरियर और बुक्का, इसी को विजयनगर डायनेस्टी के फाउंडर भी बोला जाता है। तो हरियर और बुक्का 2 आदमी थे, उन्होंने विजयनगर डायनेस्टी को फाइंड आउट किया था और वो संगमा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। अब क्या आपको पता है कि कृष्णदेव राय कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? तो वो तुलवा डायनेस्टी से, ठीक है। इस क्वेश्चन में मैंने आपको कई सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं और आपसे एक क्वेश्चन पूछा है कि विजयनगर डायनेस्टी का टाइम पीरियड, वो आपको कमेंट करके बताना है। देखिए जो भी क्वेश्चन पूछे जाए सबको कमेंट करना है, कोई एक बंदा कमेंट नहीं करेगा, सब कमेंट करेंगे। इससे मुझे पता लगता है कि आप सब इंगेज होकर पढ़ रहे हो, आपने पूरा सुना है वीडियो को, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये रेवेन्यू सेटलमेंट से रिलेटेड है। हम जैसे जमींदारी सिस्टम पढ़ते हैं,
रैयतवाड़ी सिस्टम पढ़ते हैं, महलवाड़ी सिस्टम पढ़ते हैं, उनसे रिलेटेड है। और इससे अपने एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है यूपीपीसीएस में, तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या क्या आया था। तो देखिए रैयतवाड़ी सेटलमेंट में क्या बात की जाती है कि इसको रैयतवाड़ी सेटलमेंट को कौन लेके आया था, थॉमस मुनरो और चार्ल्स रीड। ठीक है, चार्ल्स रीड लोगों को याद नहीं रहता, थॉमस मुनरो याद रहता है। तो आप आज से याद कर लीजिए, चार्ल्स रीड भी रैयतवाड़ी सेटलमेंट से एसोसिएटेड थे। कब लेके आए थे, 1820 में लेके आए थे। और सबसे पहले कहाँ पे लाए थे, मद्रास प्रेसिडेंसी में। 3 फैक्ट याद हो गए, थॉमस मुनरो, चार्ल्स रीड, 1820 मद्रास प्रेसिडेंसी। किसके बारे में बात कर रहा हूँ, रैयतवाड़ी सेटलमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। अब पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो देखिए पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि रैयतवाड़ी सेटलमेंट में ये कहा गया था कि अगर बैड हार्वेस्ट हो जाए, मतलब या नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, मतलब कोई ऐसी मतलब त्रासदी आ जाए या खेती अच्छे से ना हो, तो उस समय जो किसान होते हैं उनको कर नहीं देना है। ठीक है, पीजेंट को रेवेन्यू नहीं देना है। तो ये बात गलत थी। तो रेवेन्यू सेटलमेंट में क्या था कि जो रेवेन्यू सेटलमेंट का तरीका था वो पीजेंट से डायरेक्टली कलेक्ट किया जाता था। ठीक है, अब कोई बैड हार्वेस्ट हो गया तब भी उनको देना है, तो ये स्टेटमेंट एग्जम्प्ट की बात कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अब आपको क्या क्या याद रखना है कि रैयतवाड़ी सिस्टम में क्या था, क्या एग्रीमेंट था कि पीजेंट को डायरेक्टली रेवेन्यू को पे करना है, पहला। दूसरा, थॉमस मुनरो और चार्ल्स रीड ने स्टार्ट किया था 1820 में, पहली बार मद्रास प्रेसिडेंसी में। ठीक है, अब आते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे। सेकंड स्टेटमेंट में कहा जा रहा है परमानेंट सेटलमेंट के बारे में। इसी को हम क्या बोलते हैं, जमींदारी सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, ये किसने स्टार्ट किया था, कॉर्नवालिस ने 1793 में। ईयर याद रखना 1793 में, क्योंकि ईयर भी कई बार पूछा जाता है और पहली बार ये स्टार्ट हुआ था तो इसलिए इसका ईयर भी याद रखते हैं। ठीक है, इसमें क्या था, जमींदारों से रेंट कलेक्ट करती थी, मतलब जो ब्रिटिश सरकार थी वो जमींदारों से रेंट कलेक्ट करती थी। और जमींदार किससे कलेक्ट करते थे, किसानों से कलेक्ट करते थे। जबकि रैयतवाड़ी में क्या होता था कि अंग्रेज सरकार डायरेक्ट किसानों से रेंट कलेक्ट करती थी। ये डिफरेंस था, याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि परमानेंट सेटलमेंट में जमींदार फेल टू पे हिज रेवेन्यू टू द स्टेट। तो क्या होता था, क्या उनकी जमींदारी जब्त हो जाती थी। हाँ, अगर जमींदार लोग अपने टाइम पे रेवेन्यू पे नहीं करते थे ब्रिटिश सरकार को, तो उनकी जमींदारी छीन ली जाती थी। इसको हम एक वर्ड से जानते हैं, याद रखना, सनसेट क्लॉज। क्या, सनसेट क्लॉज। ठीक है, सनसेट क्लॉज का मतलब ये होता है कि अगर कोई लॉ बनाया गया है तो वो कितने टाइम के बाद एक्सपायर हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। जैसे सन का एक टाइम फिक्स है कि इतने समय उगना है, इतने समय उसे छिप जाना है। ऐसे ही जमींदारी सिस्टम में एक क्लॉज था, सनसेट क्लॉज, कि जमींदारी सिस्टम अगर आप टाइम पे जमींदार रेवेन्यू को पे नहीं करेंगे तो उनसे जमींदारी छिन जाएगी। इसी को हम क्या बोलते थे, सनसेट क्लॉज। अब मैं इस पर क्यों फोकस कर रहा हूँ, आप ये देखिए रिसेंटली वुमेन रिजर्वेशन एक्ट पास हुआ है। ठीक है, अभी वो लागू नहीं हुआ है, सरकार बताएगी कब लागू होगा। तो जब से लागू होगा तब से वो 15 साल तक लागू रहेगा बस। और अगर चाहे तो वो एक्सटेंड किया जा सकता है, अगर सरकार चाहे तो आपको ये 15 साल याद रखना है कि वुमेन रिजर्वेशन एक्ट के लिए सनसेट क्लाउज क्या है, 15 साल। 15 साल के बाद वो लागू नहीं रहेगा, ऐसा एक्ट में कहा गया है। और ये भी कहा गया है अगर सरकार चाहे तो आगे एक्सटेंड कर सकती है। ठीक है, तो वुमेन रिजर्वेशन एक्ट के लिए क्या सनसेट क्लॉज हो गया, 15 साल। याद रखना, ये 15 साल पूछा जा सकता है। ठीक है ना, इसलिए मैं यहाँ में सनसेट क्लॉज पे फोकस कर रहा हूँ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 58 क्वेश्चन में देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट ये कह रहा है देयर आर नो पैरेबल्स इन उपनिषद। तो पैरेबल्स का यहाँ पे मतलब वो है कि नीति कथाएं होती हैं। नीति कथाएं मतलब जैसे हम कोई एग्जाम्पल देते हैं किसी का और दूसरों को समझा रहे होते हैं, जैसे किसी जानवर का एग्जाम्पल देते हैं और दूसरों को समझा रहे होते हैं। ठीक है, जैसे हाथी अपनी मदमस्त चाल चलता है, हाथी को किसी की परवाह नहीं होती। ऐसे ही हमसे कहा जाता है जब आप कोई काम कर रहे हो तो किसी की मत सुनो, मदमस्त होकर काम करो। तो ऐसी कहानियों से हमें सीख मिलती है। तो उपनिषद में क्या ऐसी कहानियां लिखी हुई हैं? हाँ लिखी हुई हैं। यहाँ पे लिखा है नो पैरेबल्स, तो इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गया। अब सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं, उपनिषद वर कंपोज अर्लियर देन द पुराणास। तो उपनिषद क्या पहले कंपोज किए गए हैं पुराना से? हाँ सही है, क्योंकि उपनिषद में क्या बात की गई है, जो वेदास हैं, जैसे 4 वेदास आपने सुने होंगे, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ठीक है, चारों वेदास के जो फिलोसफिकल पार्ट है, मतलब चारों वेदों के बारे में जो फिलोसफिकल बात की गई है वो उपनिषद में लिखी गई है। तो वेदा के बाद क्या आ गए, उपनिषद, और उसके बाद पुराण आए थे। पुराणों में कहानियां लिखी हुई हैं, मिथोलॉजिकल कहानियां लिखी हुई हैं, जिसके थ्रू हमें सीख मिलती है। क्लियर? तो हमें इसमें क्या क्या याद रखना है कि उपनिषद पुराने हैं पुराणों से, पुराने मतलब कि ओल्ड हैं उपनिषद पुराणों से। ठीक है, आगे चलते हैं। और एक और चीज़ याद रखनी है, उपनिषद क्या है, वेदा के फिलोसफिकल पार्ट को हम उपनिषद बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखिए
क्वेश्चन नंबर 59 क्वेश्चन में क्या बात की गई है, इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल के बारे में। तो आपको बस इसमें क्या याद रखना है कि इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लंदन में है। कहाँ पे है, लंदन में है, भूलना नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए ग्रेन की बात ही हो रही है तो एक चीज़ हमें ज़रूर डिस्कस करनी चाहिए, बहुत न्यूज़ में है कि इंडिया ने अभी वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान स्टार्ट किया है। वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन कोऑपरेटिव सेक्टर, मतलब जितनी भी हम फसल उगा रहे हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करके रखेंगे, और जितना हम स्टोर कर रहे हैं वो वर्ल्ड में लार्जेस्ट है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब किस सेक्टर में कर रहे हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर। मतलब कोऑपरेटिव सेक्टर क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट का ब्लेंड होता है, मतलब पब्लिक सेक्टर भी होता है, गवर्नमेंट भी होते हैं, उसमें प्राइवेट सेक्टर भी होते हैं, मिलके ये काम करते हैं, ठीक है। कोऑपरेटिव सेक्टर को बेसिक, तो ये ग्रेन स्टोरेज प्लान है, ये 11 स्टेट में किया जाएगा। कितने स्टेट में, 11 स्टेट में किया जाएगा, ठीक है। और कौन सी मिनिस्ट्री इसको कर रही है, किस मिनिस्ट्री के अंडर में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के अंदर में। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान कहाँ, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में किया जा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन में। कितने स्टेट में, 11 स्टेट में, ये याद रखना है, और इंडिया कर रहा है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन का हेड कौन है, तो मैं ये नहीं बताऊंगा, ये सब आपको पता होना चाहिए कि हेड कौन है। अमित शाह जी इसके हेड हैं, ठीक है। चलिए बता दिया है मैंने, बट आपको ये पता होना चाहिए था। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सहकारिता मंत्रालय। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और निकल के आता है, ये मिनिस्ट्री रिसेंटली ही बनी है। तो रिसेंटली कब बनी है, 2021 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक बार क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि जल जीवन मिशन कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था। एक बार ये पूछा गया था यूपीपीसीएस में, नेशनल क्लीन गंगा मिशन कब लॉन्च किया गया था। तो हमें ईयर भी याद रखनी है, अगर रिसेंटली हुए हैं तो पक्का, या कोई फ्लेक्सिव स्कीम्स हैं उनके ईयर याद रखनी है। तो इसमें हमने क्या क्या याद किया, कोऑपरेटिव सेक्टर में है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के अंडर में लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान, और ईयर कौन से ईयर में ये मिनिस्ट्री बनी थी, 2021 में। 21 याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है, यूनेस्को एक लिस्ट निकालता है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट, इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है कि जिसको हम टच नहीं कर सकते, टेंजिबल का मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं, जो फिजिकल फॉर्म में है, भौतिक फॉर्म में है, उसको टेंजिबल बोलते हैं। इंटेंजिबल मतलब जिसको हम फील कर सकें, देख सकें, बट टच नहीं कर सकें। क्या किसी डांस को आप देख सकते हो, नहीं देख सकते, फील कर सकते हो, अच्छा डांस चल रहा है, कोई पूजा हो रही है, तो आप क्या पूजा को टच कर सकते हो, नहीं, फील कर सकते हो। तो ऐसी चीज़ों को हम टच कर सकते हो, उनको हम क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल। फील ना कर सकें, जो भौतिक फॉर्म में हो ना हो, और जो भौतिक फॉर्म में होती हैं, फिजिकल फॉर्म में होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, टेंजिबल बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में कौन सा लेटेस्ट इंक्लूजन है, जो हाल ही में इंक्लूड किया गया है। तो क्या आंसर है, सबको पता होगा कि गरबा डांस को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना, गरबा डांस को यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। अब गरबा डांस को 2023 में इंक्लूड किया गया था, और कहाँ पे किया जाता है, गुजरात में, भूलना नहीं है, ठीक है। अब बाकी के 4 ऑप्शंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। छाऊ डांस को 2010 में इंक्लूड किया गया था, ठीक है। उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल रीजन में छाऊ डांस का आयोजन किया जाता है या परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। दुर्गा पूजा कोलकाता में की जाती है, और 2021 में इसे यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया था। याद रखना, दुर्गा पूजा कोलकाता, छाऊ डांस इन 3 स्टेट में, और ईयर भी याद रखना है। अभी ईयर बताऊंगा क्यों याद रखना है। कुंभ मेला 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था। कहाँ पे मनाया जाता है कुंभ मेला, अर्ध महाकुंभ नहीं, मैं महाकुंभ की बात कर रहा हूँ। महाकुंभ मेला कहाँ मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अब देखिए 2019 में अर्ध कुंभ मनाया गया था, अब फुल कुंभ, महाकुंभ 2025 में मनाया जाएगा, तो ये भी याद रखना है। अगर अब मैं बात करता हूँ, देखिए योगा को भी इंक्लूड किया गया था इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में, तो 2016। तो आपको इनके ईयर पहले याद रखने हैं, क्योंकि अगर टिपिकल क्वेश्चन बनेगा, कठिन क्वेश्चन अगर बनाया जाएगा, तो ये पूछ लेगा कि पहले किसको इंट्रोड्यूस किया गया और बाद में किसको। अरेंज करिए, क्या कि फर्स्ट लेटेस्ट किसको इंक्लूड किया गया और पहले किसको। तो अरेंज वाले जो क्वेश्चन आते हैं 1 2 3 4 4 2 3 1 करके, ऐसे करके ऑप्शंस लिखा होगा, ठीक है। तो आपको इसके ईयर याद रखने हैं, योगा का तो स्पेशली याद रखना है, और कुंभ मेला का याद रखना है, और गरबा रिसेंटली ऐड हुआ है तो आपको याद ही रहेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आए हैं यूपीपीसीएस में, तो मैंने इसे डिटेल में डिस्कस करूंगा, और आप कॉपी पेन लेके बैठिए और इसे नोट डाउन कर लेना जो भी बोल रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है कि हु वाज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिफोर द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टुक ओवर। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रोविजनल प्रेसिडेंट कौन थे राजेंद्र प्रसाद के बनने से पहले, मतलब जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे उनके बनने से पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रोविजनल प्रेसिडेंट कौन थे।
तो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे, या यहाँ पे ये भी कहा जाता है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की प्रेसिडेंट की पोस्ट थी उसे स्पीकर की पोस्ट भी बोला जाता है, ठीक है। स्पीकर नहीं, चेयरमैन की पोस्ट भी बोला जाता है। तो कौन प्रोविजनल चेयरमैन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और उसके बाद परमानेंट प्रेसिडेंट या परमानेंट चेयरमैन कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और वो हमारे भारत देश के बाद में फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस को एनालाइज कर लेते हैं। तो हमने प्रोविजनल मतलब टेम्परेरी प्रेसिडेंट की बात की, तो अगर मैं बात करता हूं कि परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा जाए तो राजेंद्र प्रसाद हो गए, प्रोविजनल हो गए या टेम्परेरी हो गए तो वो सच्चिदानंद सिन्हा हो गए। क्लियर। अब देखिए सबसे पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, चलो पहले ऑप्शन को छोड़ के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एनालाइज करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अगर पूछा जाए कि पहले नॉमिनेटेड डिप्टी चेयरमैन कौन थे, नॉमिनेटेड डिप्टी चेयरमैन, देखिए सबसे ऊपर लिखा है कि फर्स्ट नॉमिनेटेड डिप्टी चेयरमैन कौन थे? फ्रैंक एंटोनी। ये एमपीपीसीएस में एक बार पूछा गया है, हो सकता है आप यूपीपीसीएस में भी पूछ लिया जाए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फर्स्ट नॉमिनेटेड डिप्टी चेयरमैन, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने क्या बताया कि प्रेसिडेंट को चेयरमैन ही भी बोलते थे, तो वहाँ पे डिप्टी चेयरमैन भी होंगे, तो डिप्टी चेयरमैन कौन थे? फ्रैंक एंटोनी। क्लियर। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्टेड डिप्टी चेयरमैन कौन थे? तो एच.सी. मुखर्जी। नॉमिनेटेड कौन थे डिप्टी चेयरमैन? फ्रैंक एंटोनी। अगर इलेक्टेड पूछा जाए डिप्टी चेयरमैन कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। अब ये बताइए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एडवाइजर कौन थे? ये सबको याद रहता है, चलो मैं बता दे रहा हूं, बी एन राव। अब बी एन राव की आपको फुल फॉर्म बतानी है कि इनका पूरा नाम क्या था, ठीक है। बी एन राव की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, एग्जाम में नहीं आएगी बट आपको पता होनी चाहिए, तो वो कमेंट करके बताना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एडवाइजर बी एन राव का पूरा नाम क्या था, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए इतने सारे क्वेश्चन इसमें हो गए, आपको नोट डाउन कर लेने हैं, ठीक है। पूछा जा सकता है, एक भी क्वेश्चन आ गया तो आपके लिए वीडियो सफल हो जाएगी। आगे सी राजगोपालाचारी एक ऑप्शन में है। तो देखिए एक बार यूपीपीसीएस ने क्वेश्चन पूछा था, शायद 18 में पूछा था कि सी आर फॉर्मूला किससे रिलेटेड है। तो सी आर फॉर्मूला किससे रिलेटेड है? सी राजगोपालाचारी से रिलेटेड है। मतलब सी आर फॉर्मूला किसने दिया था? सी राजगोपालाचारी ने दिया था। तो उसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख दिया था? सी आर, क्योंकि आर यहाँ से उठाया राजगोपालाचारी का और सी उनके नाम में था, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और ये कब आया था? 1944 में। ये ईयर भी याद रखना है। अब आपको क्या एक चीज़ पता है कि इनके नाम पे इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क बना था, सी राजगोपालाचारी के नाम पे। उनका कौन सा नेशनल पार्क है वो आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। अगर नहीं आता हो तो गूगल करके बताइए कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पे फर्स्ट नेशनल पार्क इंडिया का कौन सा बना था, ठीक है। अगला ऑप्शन क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो रही हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, देखिए ये किसके हेड थे? ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, उसके हेड कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। अब ड्राफ्टिंग कमेटी की डेट एक बार यूपीएससी में पूछी गई है, 28 अगस्त 1947 में बनी थी। कब? 28 अगस्त 1947 में। और ये डेट आपको याद रखनी है, ठीक है। वहाँ डेट गलत लिखी हुई थी, यूपीपीसीएस हो सकता है इस साल पूछ ले इसको, क्योंकि अभी तक नहीं पूछा है, हो सकता है इसके पूछने के चांस मुझे बहुत ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। अब ये बताइए इसमें कितने मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी में? 7। तो दो डेटा आपने याद किया, 28 अगस्त 1947। अब आपको 7 मेंबर तो मुझे लगता है याद रहते होंगे, नहीं रहते होंगे तो याद कर लीजिए। और इस 7 को आप साथ रख लीजिए, इस 7 को साथ रख लीजिए तो आपको याद हो जाएगा। अच्छा 1947 है, 48 49 लिख देगा तो आप याद कर लिया कि अच्छा 7 ही मेंबर थे और लास्ट में 1947 भी था, तो आप एग्जाम में सही कर लोगे, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकल के आता है कि इन 7 मेंबर में 2 मेंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक मेंबर का नाम ये लिखा हुआ है टी कृष्णा मचारी। तो देखिए 2 मेंबर थे, बाकी 5 मेंबर के बारे में आपको मैं बात नहीं कर रहा हूं, उसमें इंक्लूडेड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी थे, ठीक है ना। तो 2 मेंबर कौन थे? बीएल मित्र और डीपी खैतान। तो इन दोनों की प्रॉब्लम क्या थी? एक की तो डेथ हो गई थी और एक की हेल्थ खराब हो गई थी, तो इनकी जगह मेंबर रिप्लेस होके आए थे। तो बीएल मित्र की जगह कौन आए थे? मित्र की जगह माधव। तो आपको कैसे याद रखना है? अगर पूछा जाए ड्राफ्टिंग कमेटी में बीएल मित्र की जगह नए मेंबर कौन आए थे, तो एन माधव राव। कैसे याद रखोगे? माधव कृष्ण भगवान को बोलते हैं और उनके सुदामा मित्र हुआ करते थे, तो माधव की जगह, मित्र की जगह कौन आ गए? माधव। ऐसे करके याद रखोगे। माधव कृष्ण भगवान का नाम है और कृष्ण जी के घनिष्ठ मित्र कौन थे? सुदामा जी। तो मित्र माधव, ठीक है। अगला डीपी खैतान की जगह कौन आए थे? टीटी कृष्ण मचारी। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, देखिए कोई ऑफेंड नहीं होना, बस ट्रिक बता रहा हूँ। खैतान को पढ़ सकते हैं आप शैतान, और शैतान क्या कर रहा है? शोर मचा रहा है, मचारी शोर मचा रहा है।
तो ऐसे याद रखो, कोई शैतान है वो शोर मचा रहा है, तो डीपी खैतान कीजिए, टीटी कृष्ण मचारी। तो हमने चारों ऑप्शंस को इसलिए एनालाइज किया है क्योंकि इससे बहुत प्रोबेबल चांस है कि क्वेश्चन आता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 में बात की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो वैसे भी आपको ये डिटेल में पढ़ के जाना है, इसको इग्नोर नहीं करना है। 2023 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 से क्वेश्चन आया था और क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है अभी, चलिए बाद में बात करेंगे उस क्वेश्चन के बारे में। और चैम्बर ऑफ प्रिंस, हाँ 1919 में, देखिए इधर साइड में लिख रहा हूँ, 1919 से क्वेश्चन आया था 2023 में कि चैम्बर ऑफ प्रिंसेस कौन से एक्ट के तहत बना था, तो 1919 एक्ट के तहत 1921 में बना था। ठीक है, ये 2023 का क्वेश्चन है यूपी पीसीएस का। अब 1935 एक्ट भी इंपॉर्टेंट है तो आपको भूलना नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट याद कर लीजिए कि इस एक्ट में ये बात की गई थी कि ऑल इंडिया फेडरेशन बनेगा जिसमें ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंस होंगे, मतलब ब्रिटिश इंडियन जो राज्य हुआ करते थे, और प्रिंसली स्टेट जो राजाओं के स्टेट होते थे वो, और ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंस किस में होंगे, ऑल इंडिया फेडरेशन में होंगे। इसमें एक और चीज़ याद रखनी है, ये कभी बन नहीं पाया था क्योंकि प्रिंसली स्टेट ने ऑल इंडिया फेडरेशन को ज्वाइन नहीं किया था। ठीक है, ऑल इंडिया फेडरेशन मतलब संघ की बात कर रहा हूँ मैं। दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर की बात की जा रही है और स्टेटमेंट में लिखा हुआ है ये फेडरल लेजिस्लेचर को कंट्रोल दे दिया था डिफेंस और फॉरेन अफेयर में। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। किसको कंट्रोल दे दिया था कि डिफेंस और फॉरेन अफेयर का कंट्रोल गवर्नर जनरल के पास ही रहेगा। शुरू से उनके पास रहा था, 1935 एक्ट में भी उन्हीं के पास था। तो दोनों स्टेटमेंट आप क्या याद रखोगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये कहता है कि ऑल इंडिया फेडरेशन बनेगी जिसमें ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट होंगे, बट ये कभी बन नहीं पाई थी क्योंकि प्रिंसली स्टेट ने ज्वाइन नहीं किया था। दूसरा, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर किसके पास रहेंगे, गवर्नर जनरल के पास। ठीक है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आते हैं इसलिए डिटेल में डिस्कस किया है। अगला क्वेश्चन देखिए काफ़ी हौच पौच हो गई है तो मैं अगले क्वेश्चन को हिंदी में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन है कि भास, एक नाटककार थे भास, उन्होंने कौन सी रचना लिखी, तो उनकी रचना का नाम क्या है, मध्यम व्यायोग। क्या नाम है उनकी रचना का नाम, मध्यम व्यायोग, भूलना नहीं है। ठीक है, मध्यम व्यायोग उनकी रचना का नाम है। और बाकी 3 रचनाओं के बारे में भी जानते हैं। तो सबसे पहले तो भास की आपको याद हो गई, मध्यम व्यायोग। ठीक है, अब काव्य अलंकार किसने लिखी है, बामहा ने लिखी है, बामहा ने लिखी है, भूलना नहीं है। काव्य किसने लिखा है, बामहा ने लिखा है। ठीक है, नाट्यशास्त्र पूरी दुनिया को पता होता है, भरत मुनि ने लिखी है, नहीं पता है तो याद करिए, काव्य अलंकार भी याद करिए, नाट्यशास्त्र भी याद करिए, मध्यम व्यायोग भी याद करिए। मध्यम व्यायोग तो पक्का याद करिए, भास ने लिखी है। ठीक है, इसके बाद महाभाष्य किसने लिखी है, तो महाभाष्य पतंजलि ने लिखी है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, पतंजलि ने कौन सी बुक लिखी है, महाभाष्य। अब महाभाष्य किस पर लिखी गई है, किस सब्जेक्ट पर, तो पाणिनि ने एक अष्टाध्यायी बुक लिखी थी ग्रामर पर, उसको ध्यान में रखते हुए कमेंट्री की है पतंजलि ने, और उस बुक को नाम क्या दिया, महाभाष्य। एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, महाभाष्य बुक किसने लिखी है, पतंजलि ने। महाभाष्य बुक किस पर लिखी गई है, तो पाणिनि की अष्टाध्यायी पर कमेंट्री है, और पाणिनि की अष्टाध्यायी क्या है, एक ग्रामर की बुक है। ठीक है, इतना याद हो गया आपको। अब आगे चलते हैं। देखिए भास की एक बुक और याद रखिए कि स्वप्न वसावदम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आई हुई है, यूपी पीसीएस में शायद मुझे याद है पूछी भी गई है ये। तो स्वप्न काफ़ी पहले पूछी गई है, अभी नहीं पूछी गई। ठीक है ना, तो स्वप्न वसावदम, तो देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, भास मतलब याद रख लीजिए कोई भाषा, आपने स्वप्न किस भाषा में देखा, तो स्वप्न वसावदम का क्या, किस भाषा में, तो भास हो गया। एक दूसरा मध्यम व्यायोग। ठीक है, नाट्यशास्त्र भरत मुनि, काव्य अलंकार बामहा, और महाभाष्य पतंजलि। क्लियर। देखिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना, आपको पक्का फ़ायदा होगा इससे बस अच्छे से सुन लेना और नोट डाउन कर लेना। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है 64 में बात की गई है संघभूति। संघभूति कौन है, बुद्धिस्ट मॉन्क है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए संघभूति कौन है, बुद्धिस्ट मॉन्क है। और ये 4th सेंचुरी के अंत में कहाँ चले गए, चाइना चले गए। 4th सेंचुरी के अंत में कहाँ गए, चाइना गए। वहाँ पे उन्होंने एक बुक पे कमेंट्री की, उस बुक का नाम पूछा हुआ है। तो कुल मिला के संघभूति की बुक का नाम पूछा हुआ है, तो उनकी बुक का नाम क्या है, सर्वस्तिवादिन विनय, सर्वस्तिवादा विनय, इस बुक का नाम याद रखना। ठीक है, सर्वस्वादी विनय किसने लिखी है, संघभूति ने लिखी है, संघभूति ने। ठीक है, SAS
सर्व मतलब क्या होता है, सबको साथ लेके चलो, सर्व मतलब साथ लेके चलो। और यहाँ पे संग नाम आ रहा है, संग मतलब संग, संग साथ, एक साथ बोलते नहीं हम हिंदी में, संग साथ। तो ऐसे करके याद रखना है। आगे चलते हैं। देखिए इसमें एक बुक और याद रख लीजिए, विशुद्धिमग्गा। देखिए ये इंपॉर्टेंट बुक है, विशुद्धिमग्गा भूलना नहीं है। ये किसने लिखी? बुद्ध घोष ने लिखी। देखिए कैसे याद रखोगे, बुद्ध घोष ने कौन सी बुक लिखी? विशुद्धिमग्गा। तो देखिए मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ उसको याद करने की, थोड़ी अजीब सी ट्रिक है बट सुन लीजिए। बुद्ध भगवान ने शुद्ध होने के लिए क्या किया? शुद्ध होने के लिए पूजा की, आसन लगाए, ठीक है। तो बुद्ध जी भगवान ने शुद्ध होने के लिए क्या किया? आसन लगाए। तो शुद्ध की यहाँ पे बात हो रही है, विशुद्ध, शुद्ध, देखो लिखा आ रहा है शुद्ध। तो या बुद्ध भगवान ने शुद्ध किया अपने आप को, और बुक कौन सी लिखी? विशुद्धिमग्गा। तो बुद्ध घोष ने कौन सी बुक लिख दी? विशुद्धिमग्गा, ठीक है। थोड़ी मतलब ऐसे करके आपको याद करना ही पड़ता है कुछ ना कुछ। देखिए बुक्स की कोई हमें वो तो है नहीं कि लॉजिक और कोई लॉजिक से याद करें, या तो हम डिटेल में बुक पढ़ें तब याद रहेगी, तो हम कुछ ना कुछ ट्रिक बना लें, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 65। देखिए 65 में बात की गई है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट रिलीज्ड बाय यूनेस्को। तो मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में किस किस को इंक्लूड किया गया है। अब देखिए इसमें नीचे क्या लिखा हुआ, हाउ मेनी ऑफ द एवर प्रॉपर्टीज वर इंक्लूडेड इन द 2023। अब देखिए आपने ऊपर क्वेश्चन पढ़ लिया, नीचे ये 2023 नहीं पढ़ा, तो आपको लगेगा अच्छा ये चारों ही तो इंक्लूड किए गए हैं, और आप इसका चारों मार के आ जाओगे, ऑल 4। जबकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नीचे छिपा के लिखा हुआ है कि 2023 में किस किस को इंक्लूड किया गया। ऐसे ही आजकल यूपी पीसीएस करने लगा है, नॉट को छिपा के लिख देगा या ऑप्शंस को इंटरचेंज कर देगा। जैसे ओनली वन को लास्ट में लिख देगा, ऑल 4 मतलब नन ऑफ दीज को ए ऑप्शन में लिख देगा, फिर बोथ करेक्ट को बी पे लिख देगा। जबकि हमारी आदत क्या होती है कि नन ऑफ दीज डी में होगा, बोथ करेक्ट सी ऑप्शन में होगा। तो ऐसे ही जो ये फ्री के नंबर हमारे चले जाते हैं, अगर हमने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा है तो हमारे फ्री के नंबर जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे छिपा के लिखा हुआ है, ऐसे ही में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, पूछा गया है। तो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट की यूनेस्को में किसको इंक्लूड किया गया है 2023 में? तो 2 साइट्स हैं, एक तो शांति निकेतन को, दूसरा होयसला को। होयसला का टेम्पल कहाँ पे है? कर्नाटक में है। और शांति निकेतन यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। ये 1921 में बनी थी। इसको विश्व भारती यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो शांति निकेतन का है वेस्ट बंगाल में, 2023 में इसको इंक्लूड किया गया था यूनेस्को के अंदर। और ये शांति निकेतन यूनिवर्सिटी 1921 में बनी थी, इसे विश्व भारती यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा नहीं गया है, पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए मेंस के प्रोस्पेक्टिव से भी। देखिए लर्निंग विद नेचर, तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी जब भी आप देखने जाओगे काफ़ी शहर से दूर बनी हुई है, जंगलों के बीच में बनी हुई है। तो इसलिए क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, उन्होंने बनाई थी ये, तो वो बिलीव रखते थे लर्निंग विद नेचर, मतलब नेचर के साथ बैठकर हमें पढ़ाई करनी चाहिए। तो उनका कॉन्सेप्ट क्या था? लर्निंग विद नेचर, मतलब प्रकृति के साथ बैठकर पढ़ाई करनी है। जबकि गांधी जी क्या कहते थे? लर्निंग विद एक्टिविटी, लर्निंग विद एक्टिविटी, हमको कुछ ना कुछ काम करते करते सीखना चाहिए। तो उनकी एजुकेशन ये थी, इसलिए वो कहते थे वोकेशनल ट्रेनिंग दो। कौन सी ट्रेनिंग दो? वोकेशनल ट्रेनिंग दो, गांधी जी बोलते थे। इनकी एजुकेशन का नाम क्या था? नई तालीम। ये भी वर्ड याद रखिए, पूछा जा सकता है। नई तालीम एजुकेशन की बात की थी गांधी जी ने। और लर्निंग थ्रू एक्टिविटी, मतलब कुछ काम कर करके आप सीखो। जबकि लर्निंग विद नेचर किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, और उसके लिए उन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी बनाई थी, ठीक है। अब आ जाते हैं रानी की वाव। रानी की वाव कहाँ पे है? गुजरात में है, ये याद होना चाहिए। महाबोधि टेम्पल मैं नहीं बताऊंगा, बौद्ध गया कहाँ पर है ये आप सबको पता है, तो आपको इतना पता होना चाहिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 66 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 66 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी का क्वेश्चन है। आगे पॉलिटी के क्वेश्चंस आएंगे, मैं उनको डिटेल में डिस्कस करूंगा। मैंने आपसे जब पॉलिटी की स्ट्रेटजी वीडियो बनाई थी तो अच्छा रिस्पॉन्स आया उसका, तब मैंने ये कहा था अगर आपके कमेंट आएंगे तो मैं ऑडियो नोट्स के थ्रू आपको पॉलिटी बता दूंगा, क्योंकि वीडियो की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो अगर आपके अभी भी अगर कमेंट आएंगे कि पॉलिटी में कुछ बेसिक चीज़ें जो हमेशा याद रहनी चाहिए, सबको याद रहती हैं, तो मैं ऑडियो नोट्स के थ्रू आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बट आपके अगर कमेंट आएंगे, आप अगर चाहेंगे तभी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो 66 क्वेश्चन में बात की गई है, एज पर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 368 की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को किन किन तरीक़ों से अमेंड कर सकती है। तो एडिशन से भी, कुछ जोड़ कर भी, कुछ चेंज कर भी, और कुछ चीज़ हटा कर भी। तो ये तीनों चीज़ों से पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। कौन से आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 368 के अंदर। तो इसका आंसर वैसे क्या होना चाहिए? 1 2 3, ठीक है। अब देखिए आपको 2-3 पॉइंट बताता हूँ, याद रखना, भूलना नहीं है कि आर्टिकल 368 में ये कहा गया है कि हम 2 तरह से अमेंडमेंट कर सकते हैं।
और लोगों को क्या लगता है, अधिकतर स्टूडेंट्स को, कि 3 तरह से अमेंडमेंट कर सकते हैं। नहीं, 2 तरह से अमेंडमेंट कर सकते हैं, भूलना नहीं है, ठीक है। अब 2 तरह से कौन कौन से अमेंडमेंट हैं? एक तो स्पेशल मेजॉरिटी से करेंगे, दूसरा स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन होना चाहिए। हो सकता है ये पूरी लाइन आपको समझ में नहीं आई हो, तो थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ। मैंने क्या बोला कि 2 तरह से अमेंडमेंट कर सकते हैं, एक तो स्पेशल मेजॉरिटी से, दूसरा स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट सिंपल मेजॉरिटी से उस एक्ट को रेटिफाई कर दें तो वो अमेंडमेंट माना जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पेशल मेजॉरिटी की। स्पेशल मेजॉरिटी से कैसे अमेंडमेंट किया जाता है? तो देखिए, स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब है कि जितनी भी सीट्स हैं उसका 50% हो, ठीक है। जैसे लोकसभा में 545 सीट हैं तो उसका 50% प्लस जितने लोग उस दिन आए हैं, जितने लोग आए हैं और उन्होंने वोट दिया है, मतलब प्रेजेंट एंड वोटिंग। मान लो 100 लोग आए हैं उस दिन, तो इसका 2/3 निकाला जाएगा। तो ये भी एक क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए और एक 50% ऑफ टोटल का क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए, तभी स्पेशल मेजॉरिटी पूरी मानी जाती है और अमेंडमेंट माना जाता है। इसको एक बार एग्जांपल से देके और समझाता हूँ। देखिए, मान लो लोकसभा में 500 सीट्स हैं, ये मान लीजिए, तो 50% क्या हो गया? 250। तो कोई भी जो बिल है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए, वो पास होने के लिए हमें 250 का आंकड़ा तो चाहिए ही चाहिए। साथ ही साथ 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। मान लो उस दिन 400 लोग आए, ठीक है, 400 का 2/3 निकाला और 400 लोगों ने वोट दिया, तो कितना आता है? 2/3 266। तो हमें 266 नंबर भी चाहिए। 250 मिल गए तो एक कंडीशन पूरी हो गई, दूसरी कंडीशन भी पूरी होगी तभी वो एक्ट माना जाएगा, ठीक है। ये है स्पेशल मेजॉरिटी। अब आ गए दूसरी टाइप की मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी तो होनी चाहिए, साथ ही साथ वो एक्ट स्टेट के द्वारा रेटिफाई होना चाहिए, मतलब स्टेट भी उस पर हामी बने। और कितने स्टेट? अगर 28 स्टेट हैं तो 14 स्टेट उसमें हामी बने कि हाँ ये एक्ट सही है और उस पर साइन कर दें, और वो भी सिंपल मेजॉरिटी से अपनी स्टेट की विधानसभा से, तो वो अमेंडमेंट माना जाता है। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ये 2 याद रखना। 2 टाइप के अमेंडमेंट हो सकते हैं, लोगों को 3 लगता है स्टूडेंट्स को। क्यों? क्योंकि एक सिंपल मेजॉरिटी से भी अमेंडमेंट किया जाता है, ठीक है। तो सिंपल मेजॉरिटी से चेंज तो किया जा सकता है बट उसे अमेंडमेंट नहीं माना जाता, इसलिए 2 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज। और यहाँ पे बात की जा रही है कि मीडिया रिपोर्ट में ये आया था किन किन कंट्रीज़ में लो बर्थ रेट है और बूढ़े लोगों की पॉपुलेशन है या डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है। तो मैंने इटली के बारे में मैं आपको कई बार कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ, और ये मीडिया रिपोर्ट में बहुत रहा था कि इटली में बहुत पॉपुलेशन डिक्लाइन कर गई है, इवन 8 महीने से एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ है। तो मैंने ये कई बार वीडियो में बताया है, अगर आपने नहीं सुनी है तो आज प्लीज़ सुन लीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में आ सकता है। तो इटली में डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है, ओल्ड एज पॉपुलेशन है, जापान में है और साउथ कोरिया में। यही 3 स्टेट कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे इतनी कम पॉपुलेशन है, एजिंग पॉपुलेशन है, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है। इवन इटली बहुत न्यूज़ में है, याद रखना, ठीक है। तो इसका 1 to 4 आंसर हो गया, 1 to 4। और इटली, जब ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था यूपीएससी के, तो याद ही नहीं था स्टूडेंट्स को कि इटली भी ऐसा कुछ है, बट अब आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, अब एग्जाम में गलत नहीं करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन मनी बिल के कंटेक्स्ट में है। तो ठीक है, मनी बिल के कंटेक्स्ट में 4 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। बात कर लेते हैं क्या है। देखिए, आर्टिकल 109 में प्रोसीजर मेंशन किया गया है मनी बिल के रेस्पेक्ट में कि किस तरीके से मनी बिल को पेश किया जाएगा, कौन सी मेजॉरिटी से पास होगा, राज्यसभा में कितने दिन रहेगा, उन सब के बारे में किस में बात की गई है? आर्टिकल 109 में। और अगर आपने यूपी पीसीएस 2023 का पेपर देखा होगा तो आर्टिकल 109 पे क्वेश्चन आया था। यूपी पीसीएस 2023 में आर्टिकल 109 पे क्वेश्चन आया था। अब देखिए, यूपीएससी ने वहाँ से रिपीट कर लिया, तो ऐसे ही यूपी पीसीएस यूपीएससी से रिपीट करता है। आप एक बार पेपर जरूर देखना, और अगर आया हो तो कमेंट करके बताना कि कौन सा क्वेश्चन आया था, ठीक है। यूपी पीसीएस 2023 में आया था जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है। आगे चलते हैं कि 109 में प्रोसीजर की बात की गई है। हाँ, बिल्कुल बात की गई है प्रोसीजर की। दूसरा, मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा में। तो सही बात है, मनी बिल को काउंसिल ऑफ स्टेट में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। किस में इंट्रोड्यूस किया जाता है? लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। अगला, ये सबको याद होता है, बट मैं ये सोच रहा हूँ अगर आपको नहीं याद है तो याद करिए, जिसको याद है वो तो बहुत अच्छी बात है। अगला स्टेटमेंट देखिए, राज्यसभा जो है वो मनी बिल को सजेस्ट कर सकती है कि इसमें ये चेंज कर दो, बट उसे रिजेक्ट नहीं कर सकती। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राज्यसभा क्या कर सकती है? सजेस्ट कर सकती है कि मनी बिल में ये चेंज कर दो, बट उसे रिजेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये 3 स्टेटमेंट सही हैं, चौथा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, क्योंकि इसमें ये लिखा हुआ है कि मनी बिल में जो भी
अमेंडमेंट को रिकमेंड किया है राज्यसभा ने, उसे लोकसभा को मानना पड़ेगा। नहीं भाई, नहीं मानना पड़ेगा, कोई ज़रूरत नहीं है उसे मानने की, माने या ना माने लोकसभा, ये चलेगा। ठीक है, तो 1 2 3 ऑप्शन हो गया। अब देखिए मनी बिल के बारे में 2 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जो सबको पता होती हैं उसे याद करिए, सब स्टूडेंट्स जानते हैं। आर्टिकल 110 में मनी बिल के बारे में बात की गई है, 110 में डिटेल में बात की गई है कि मनी बिल के अंदर क्या क्या होगा। 109 में प्रोसीजर बताया गया है कि मनी बिल को कैसे पेश किया जाएगा पार्लियामेंट में। 110 में मनी बिल में क्या क्या चीज़ें लिखी होंगी कि कौन से टैक्स को चेंज किया जाएगा, ऑल्टर किया जाएगा, उसके बारे में बात की गई है। ठीक है, दूसरा, राज्यसभा मनी बिल को 14 दिन तक डिले कर सकती है, उन 14 दिन में वो सजेशन दे सकती है, बट रिजेक्ट नहीं कर सकती मनी बिल को। ठीक है, अगला स्टेटमेंट, मनी बिल को केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है और प्रेसिडेंट की पहले परमिशन ली जाती है, फिर लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, ये 4 पॉइंट और याद रखने हैं। 109 आर्टिकल, 110 आर्टिकल, 14 दिन, ये 3 नंबर हो गए, 109, 110, 14। और लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी है कि अगर आपको फाइनेंशियल बिल और मनी बिल में कन्फ्यूजन रहता है हमेशा, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको एक ऑडियो नोट्स प्रोवाइड करूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप में मैं पिन कर दूंगा कमेंट में, वहाँ से ज्वाइन करिए और मैं वहाँ पे इससे रिलेटेड एक ऑडियो नोट्स 2 3 मिनट का होगा, आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे कि फाइनेंशियल बिल 2 टाइप के होते हैं, तो उनमें क्या क्या डिफरेंस है और मनी बिल और फाइनेंशियल बिल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए 69 क्वेश्चन एक बार अगर आपका मन है तो रीड कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में नहीं आते थे, इस साल पूछ लिए गए हैं, तो हो सकता है यूपीपीसी उठा के डायरेक्टली इसी क्वेश्चन को पूछ ले। तो इसका आंसर क्या है, 3 आंसर है, बट इसको आपको खुद से रीड करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लास्ट है आज का क्वेश्चन। और देखो पॉलिटी के क्वेश्चन में वाकई में डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि उससे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं ज़्यादा। तो यहाँ पे बात की जा रही है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की। तो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल 1971 में बनी थी। पहले आप ईयर याद रखना, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट कब आया था, एक्ट की बात कर रहा हूँ 1971 में, काउंसिल नहीं एक्ट। ठीक है, उसके बाद इसमें अमेंडमेंट कब किया गया, 2002 में। तो दोनों याद रखोगे, 1971 2002। अब मैं पता है अमेंडमेंट आपसे क्यों बोल रहा हूँ याद रखने के लिए, क्योंकि एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है। ऐसे ही सीएजी का एक्ट 1971 में आया था, उसमें एक अमेंडमेंट हुआ था। सीएजी के एक्ट की बात कर रहा हूँ, 1971 में आया था और 1976 के आसपास इसमें अमेंडमेंट हुआ था। तो यूपीएससी ने अमेंडमेंट पूछ लिया, ईयर पूछ लिया था, सॉरी 1971। इसलिए मैंने आपको कहा है कि ईयर भी याद रखना है, क्योंकि इसी पैटर्न हमें बनाना है कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पूछा गया है कि नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में कौन कौन होगा। तो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में कौन होते हैं, गवर्नर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं उस स्टेट के, और 3 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं। ठीक है, ये 3 होते हैं। थोड़ा ये क्वेश्चन डिस्प्यूटेड भी है, तो आपको अभी बस इतना ही याद रखना है कि गवर्नर होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं उस स्टेट के, और 3 मेंबर प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। 3 मेंबर आपको याद रखना है। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में कितने मेंबर हैं, तो 8 मेंबर हैं। 7 सिस्टर सिटी नॉर्थ ईस्ट वाले और 1 सिक्किम, तो 8 मेंबर हैं। और उसमें गवर्नर और उन स्टेट के चीफ मिनिस्टर और 3 मेंबर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करता है। ईयर याद रखना है 1971 और 2002। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है, डायग्राम से आप कुछ को समझाना चाहता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट, देखिए 5 जोनल काउंसिल हैं। कितनी, 5 जोनल काउंसिल हैं। ठीक है, एक नॉर्थ है, नॉर्दर्न जोनल काउंसिल, ईस्टर्न जोनल काउंसिल, सदर्न जोनल काउंसिल, एक वेस्टर्न जोनल काउंसिल। ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है जोनल काउंसिल। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये याद रखना है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करूं यूपी, अपना प्यारा उत्तर प्रदेश किस में आता है, तो सेंट्रल जोनल काउंसिल के अंदर अपना प्यारा उत्तर प्रदेश आता है। तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सारे ही प्यारे स्टेट हैं, बट यहाँ पे हम उत्तर प्रदेश के बारे में ज़्यादा जान रहे हैं, तो इसलिए तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये 4 स्टेट सेंट्रल जोनल काउंसिल में आते हैं। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, हमें लगता है कि उत्तराखंड नॉर्थ में पड़ता है तो नॉर्थ जोनल काउंसिल में होगा, नहीं, उत्तराखंड सेंट्रल जोनल काउंसिल में। ठीक है, साथ ही साथ एक और चीज़ जानिए, इंटर स्टेट काउंसिल, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 263 के तहत बनाई जाती है। किसके तहत, आर्टिकल 263। ये तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ऐसे ही पूछ लेते हैं, ऐसा लगता है फ्री में क्वेश्चन पड़ा हुआ है और सबको याद रहता है कि आर्टिकल 263 के तहत कौन सी काउंसिल बनाई जाती है, इंटर स्टेट काउंसिल। अब इंपॉर्टेंट है, यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको बनाता कौन है, तो प्रेसिडेंट बनाता है। पेन चेंज कर रहा हूँ आपके लिए, कौन बनाता है, प्रेसिडेंट बनाता है। लोगों को क्या लगता है कि पार्लियामेंट बनाएगा या चीफ
प्राइम मिनिस्टर बनाएगा, नहीं, इसको प्रेसिडेंट बनाते हैं, प्रेसिडेंट साहब। और इसको हेड कौन करता है, मतलब इसके चेयरमैन कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। याद रखना, बहुत बार पूछा गया है कि इंटर स्टेट काउंसिल का आर्टिकल कौन बनाता है और इसको कौन चेयर करता है। तो आज हमने 70 क्वेश्चन डिस्कस किए, 50 से 70, तो टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस किए और बहुत डिटेल में डिस्कस किए। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए, खूब मन लगाकर पढ़िए। थैंक यू सो मच।